गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ अपना डीपी अभी तुरंत चेंज करो। B234 में अब हम रिमूव करना शुरू करेंगे। और जिनका इनका डीपी नहीं है या तो इमीडिएट डीपी लगाएं या तो छोड़ दें। और एक मैसेज तुमको देना है शुक्ला सर, आज तुम लोग का क्लास 12 बजे से लेंगे, ठीक है? वो ऐसे आएगा तुम लोग को उनका वो नोटिफिकेशन, वो क्या बोलते हैं, इन्विटेशन। लेकिन तुम लोग पता नहीं नोटिस करो कि नहीं करो, इसको मैं बता देने के लिए। किसी काम से गांव जाना पड़ा उनको। किनको सर? अमित शुक्ला सर को। ठीक है सर। हाँ हो गया। सोनुआ कहाँ है? और ये B1 रोल नंबर 13 और B1 रोल नंबर 44। तुम कैसा डीपी लगाए हो? तुम्हारा टाई दिखाई दे रहा है। और यस सर। तुम्हारा जो अपना डीपी देखो कैसा है तुम्हारा सर कल चेंज कर। हम हर क्लास में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम परसों वाले क्लास में नहीं बोले थे। हम हमेशा बोलते हैं तुम लोग को कि डीपी को लेके थोड़ा सा सीरियस रहो, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं ना कि कोई मतलब नहीं, जिसका जैसा डीपी था एग्जैक्टली वैसा है। किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया डीपी को लेके कि सर बोल रहे हैं तो चलो उनका बात भी मान लेते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा हमको। और ये देखो B222 एवेंजर में नहीं ढाल लिया रहता था, वैसा ढाल बना दिया है। और एक और है कोई पहाड़ वहाड़ का सीन लगाए हुए है। B124। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दे बोलना, नहीं मानोगे? दो ही काम हो सकता है ना, या तो हम छोड़ दें, ये मान के कि तुम लोग एकदम जिद्दी हो नहीं करोगे काम, या तो फिर हम चुन चुन के सबको रिमूव करना शुरू करें क्लास से। बताओ। ओके चलो, एक फाइनल वर्डिक्ट। आज हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगली बार से एकदम सुनवाई नहीं होगा। और जिनका जिनका डीपी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से नहीं होगा, उनको हम रिमूव करना शुरू करेंगे, ठीक है? पक्का? क्योंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं, इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग अब नहीं सुधरने की बात तो करोगे तो फिर तो ऐसा ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और बगैर डीपी के और वैलिड डीपी के स्टूडेंट का क्लास नहीं होगा। सब लोग समझ लें, डीपी अच्छा से होना चाहिए। देखो तो ठीक है, मतलब फिर भी बहुत सारा डीपी है जिसपे कि हम उंगली उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं। चलो ठीक है, B233 ए लिखा हुआ है, ठीक है? चलो आज
लास्ट है आज के लिए। हम तुम लोग क्लास ले रहे हैं, अगली बार से इनका डीपी नहीं होगा अच्छे से, उनको हम रिमूव कर देंगे क्लास करने के बाद। ठीक है, बोलो यस सर। मेरा ठीक है ना सर, चलेगा ना? B1 38। तुम कौन सा? अच्छा प्रतीक, ठीक ही है। 23 सर। हाँ ठीक है, लेकिन एकदम 100% जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक है, सर मेरा कॉलेज यूनिफॉर्म में कोई फोटो हम खींचे हुए नहीं है, इस वजह से यही लगा दिए, व्हाइट था। अरे तो वो शर्ट पहन के खींच लो ना यार, क्या करें। वो B106 उसका बहुत अच्छा है, ऐसा ही हम चाहते हैं, है ना प्रिंस? बहुत बढ़िया है। और B1 रोल नंबर 12 वर्षा, उसका अच्छा है। आशीष का भी सही है। ठीक है, बाकी लोग का भी सही है, लेकिन विदाउट यूनिफॉर्म है। लेकिन फिर भी बाकी लोग से तो अच्छा है। नमन का भी ठीक है, लेकिन वो लाल लाल पहने हुए, अगर वही व्हाइट रहता है तो उसका भी अच्छा होगा। फिर भी बाकी लोग से अच्छा है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग पिछले क्लास में सब कुछ ईआर डायग्राम का देख चुके थे। ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी, हर एंटिटी का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, और दो एंटिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, और सबका टाइप्स भी पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग को बात ये करना था कि जब ईआर डायग्राम हम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे। ईआर डायग्राम क्यों बना रहे थे हम लोग? ईआर डायग्राम बना रहे थे, ईआर डायग्राम इसलिए बना रहे थे कि हम उसको, उससे डेटाबेस बना पाए, उससे हम टेबल बना पाए। ठीक है, इसीलिए ईआर डायग्राम हम बना रहे थे। सर आप स्क्रीन शेयर ऑफ किए हैं या फिर मेरे में नहीं नहीं आ रहा है actually screen? वो शेयर कर रहे हैं ना, तो ऊपर में कुछ आ रहा है तो कभी कभी बढ़िया से शेयर नहीं होता है, तो बार बार बगैर ऐसे ही आते रहता है कि ये इसको सामने से हटाइए। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना ये था कि अगर यह डायग्राम बना बनाया दिया जाए हमको, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे टेबल में, है अल्टीमेट हम लोग का पर्पस वही था। तो चलो, इसके पहले का कोई अगर कोई टॉपिक हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, है ना। और हम लोग एक ईयर डायग्राम दे रहे हैं सैंपल के लिए, और उस ईयर डायग्राम को हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या क्या है, और उसको हम लोग डेटाबेस में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक ईयर डायग्राम है। किसी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं मिला हमको, नेट से डाउनलोड किए थे। ये फोटो किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का है ये। ओके, तो गौर से देखो, इसमें कौन कौन सी एंटिटी तुमको दिखाई दे रही है। कौन कौन सी एंटिटी है, इसको फिगर आउट करो तो। एंटिटी सर स्टूडेंट है, कोर्स है, लेक्चरर, सब्जेक्ट सर। ओके, बहुत बढ़िया। जो स्क्वायर में होगा वो एंटिटी होगा, स्क्वायर में होगा वो एंटिटी होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट एंटिटी जो है वो डबल रेक्टेंगल से दिखाया गया है।
इसका मतलब ये हमारा वीक एंटिटी हो गया, ये हमारा वीक एंटिटी हो गया। और वीक एंटिटी को स्ट्रांग एंटिटी बनाना है। एक्चुअली वीक एंटिटी जो होगा हमारा वो वीक रिलेशन बनाएगा, तो हमको डबल यहाँ जो रिलेशन है वो हमको एक वीक दिखाना था, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है। ऐसा नहीं होगा, जब भी होगा वीक एंटिटी होगा तो हमेशा वीक रिलेशन ही बनाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे। सारे के सारे जो एंटिटी हैं उसमें बहुत सारा हम लोग को एट्रीब्यूट दिखाया गया है, और एट्रीब्यूट का टाइप भी हम समझ सकते हैं कि डबल होगा तो मल्टी वैल्यूड होगा, डैश 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 वाला होगा तो डिराइव्ड होगा। और दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन है वो उसकी कार्डिनलिटी रेशियो क्या है वो भी दिया गया है, m/n है, 1/m है, 1/1 है, ऐसा सब दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर अब हमको किस किस बात का ध्यान रखना है जब हम किसी ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला, सबसे पहला, द बेसिक रूल फॉर कन्वर्टिंग द ईआर डायग्राम इनटू टेबल इज कन्वर्ट ऑल द एंटिटीज इन द डायग्राम टू टेबल। जितना एंटिटी हमको दिख रहा है सबको टेबल में क्रिएट करना, चेंज कर देना है। ठीक है, ऑल द एंटिटीज रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स in the ER diagram become independent tables in the database. In the given ER diagram, a student है, course, lecturer and subject from the individual tables all will be converted to database. बहुत बढ़िया, बहुत आसान है भाई। वो टेबल हो जाएगा, लेक्चरर के नाम से बना देंगे सब, और स्टूडेंट के नाम से बना देंगे, सब्जेक्ट के नाम से बना देंगे, सब बना देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। All single valid attribute of entity is converted to the column of the table. अब सिंगल वैल्यूड के बारे में समझो। सिंगल वैल्यूड किसको बोल रहे थे? जो सिंपल एट्रीब्यूट था उसको बोल रहे सिंगल वैल्यूड, जो और फर्दर बट नहीं सके, और फर्दर बांटा नहीं जा सके। अगर बांटा जा सकता है तो बोलेंगे कंपोजिट। हाँ, कंपोजिट को फिर फर्दर और डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखा था, नेम और एड्रेस। अगर नेम हम रखते हैं और हमको लगता है कि नेम को फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में बांटना है, ठीक है, तो नेम हो गया कंपोजिट, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हो गया सिंगल। तो जितना सिंगल है, एक मिनट, ओके, जितना सिंगल एट्रीब्यूट है वो सारे को हम लोग डेटाबेस में जगह देंगे। ठीक है, ऑल द एट्रीब्यूट्स whose value at any instance of time is unique are considered as a column of the table. जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम फ्रॉम द कॉलम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट टेबल। सिमिलरली लेक्चरर आईडी, लेक्चरर नेम फ्रॉम द कॉलम ऑफ द लेक्चर टेबल एंड सो ऑन। यहाँ तक तो बात हो गया। ठीक है, ऑल द सिंगल वैल्यूड विल बी कन्वर्टेड टू द कॉलम ऑफ द डेटाबेस। ठीक, इसके बाद जो डैश अंडरलाइन किया गया है वो हमारा की है उसका। जैसे देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोर्स आईडी को अंडरलाइन किए हैं। या तो अंडरलाइन करेंगे या तो वहाँ पे हैश का साइन बना देंगे। दो तरीका है दिखाने का, जो कीज होगा हमारा उसको दिखाने का दो तरीका है। या तो हम वहाँ पे हैश सिंबल बना देंगे या तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर डैश डैश करके अंडरलाइन करेंगे तो पार्शियल की होगा, वो पार्शियल की होगा जो हम लोग देखे थे वीक एंटिटी में। अगर कंटिन्यूअस लाइन से अंडरलाइन करेंगे तो वो हमारा प्राइमरी की होगा। ठीक है, तो जब हम ये कर दिए काम, एक टेबल बना दिए, जितना रेक्टेंगल में नाम था उसके नाम से टेबल बना दिए, क्रिएट टेबल कमांड रन कराएंगे उसके लिए। और जितना सिंगल उसका सिंपल वाला जो एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यूड वाला, उस सबको हम क्या करेंगे, उसका एट्रीब्यूट बनाएंगे। और सारे एट्रीब्यूट में हम जो कंस्टेंट लगाएंगे प्राइमरी की का, वो देख लेंगे कि वही किस में अंडरलाइन किया गया है। दैट विल बी द की, that will be the key of our that table. In the given ER diagram, student ID, lecturer ID, course ID and subject ID are the key attribute of the entities. Hence, we consider them as a primary key of the respective table. ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइमरी की हम कंसीडर करेंगे, और जितना बात हम बोल रहे हैं सबके लिए एसक्यूएल कमांड यूज करेंगे हम। हर डेटाबेस, हर आरडीबीएमएस में एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दिया गया है, हम डेटाबेस से डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं।
डेटाबेस से डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं, हम प्रोग्राम के माध्यम से ही डेटाबेस से क्वेरी करें ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद करो जब हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे तो क्या बोलते थे कि हम डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता था तो हम डिपेंडेंट थे उस प्रोग्राम पे, तो प्रोग्राम में जो जो ऑप्शन था वही वही ऑप्शन का डेटा हमको मिलता था, हम डायरेक्टली डेटाबेस से सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। अगर मान लो हम कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे प्रोग्राम में अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं है मतलब वो ऑप्शन मेनू में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता था, वेंडर को बोलना पड़ता था कि भाई हमको ये वाला भी दीजिए, तो वो उसके लिए कोड लिखता था और वैसे करके हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में या फिर डीबीएमएस में जो हम बात करते हैं उसमें ये व्यवस्था है कि पहले आईवीएम स्केल के बारे में बात करेंगे बाद में, कि हम डेटाबेस से डायरेक्टली हम क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जितना बात बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे के लिए कमांड्स है, वो सारे के लिए कमांड है। जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे। ठीक है, तो जब हम कमांड से जब टेबल बना रहे हैं उसके अंदर सारा का सारा एट्रीब्यूट हम सेलेक्ट करके उसको ले रहे हैं कॉलम के रूप में, तो वहीं पे हम एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की का और वो पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। देखो की जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम सिर्फ इतना ही बताएंगे जितना तुम समझ पाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी की तो बन गया, उसके बाद अब फॉरेन की बात करते हैं। फॉरेन की मतलब क्या, इस टेबल का जो प्राइमरी की होगा, इस टेबल का जो प्राइमरी की होगा, उस की को अगर किसी टेबल में हम यूज कर रहे हैं दोनों को रिलेट करने के लिए तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी में नहीं बोले थे कि वीक एंटिटी होगा तो उसमें एक हमको एट्रीब्यूट चाहिए होगा, जो एट्रीब्यूट उससे हम जो डिपेंडेंट होगा एंटिटी उसका प्राइमरी की उठा के रखेंगे तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यस और नो? तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगर हमको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हम कैसे समझेंगे? सर एक बार फिर से बताइए। और सर बताइएगा। क्या कह रहे हैं कि फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की मतलब मेरा अपना की नहीं है, मेरा अपना की नहीं है, ये फॉरेन से आया है, मतलब दूसरे टेबल से आया है, दूसरे टेबल से आया है। तो दूसरे टेबल से कौन सा आएगा, बहुत सारा एट्रीब्यूट है उसमें, तो दूसरे टेबल से प्राइमरी की ही आएगा, बाकी को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं एक वीक एंटिटी था, मैं एक वीक एंटिटी था और हमको स्ट्रांग बनाने के लिए तुम लोग क्या किए कि हम जिस स्ट्रांग एंटिटी के साथ हम एसोसिएशन में हैं उस स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की उठा के लाके मेरे टेबल में रख दिए। ठीक है, मेरे टेबल में रख दिए तो मेरे टेबल में एक और की आ गया, मतलब एक और कॉलम जुड़ गया, वो जो कॉलम है वो दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। यस और नो? यस सर। ठीक है, वो दूसरे कॉलम का प्राइमरी की है, तो उस कॉलम का प्राइमरी की इस टेबल में वो कौन सा की बोलेंगे उसको बोलेंगे फॉरेन की, उसको बोलेंगे फॉरेन की। ठीक है, जैसे एक आप एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। मान लो हम बिग बाजार में गए और हम सामान खरीदे। ठीक है, सामान खरीदे और हमको जो कैश मेमो रसीद मिला, हमको जो रसीद मिला उसमें आइटम लिखा हुआ था, सारा आइटम, और सारा आइटम का वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी लिखा हुआ था, सारा प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ था। ये प्रोडक्ट आईडी तो प्रोडक्ट टेबल का उसका यूनिक कॉलम है, प्राइमरी की होगा ना? ठीक, अब देखो, अब मान लो कि हम लाइब्रेरी में तुम लोग का इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि कौन कब किताब ले गया, कब कब किताब रिटर्न कर दिया। तो लाइब्रेरी का अगर हम टेबल बनाएं तो उसमें क्या क्या बनाएंगे, तो उसमें हम बना देंगे सीरियल नंबर, बना देंगे 1 2 3 4। उसमें फिर हम क्या करेंगे कि बुक नंबर एक बना देंगे, और बुक का नाम छोड़ भी दो तो बुक का आईडी हो गया, और इशू या रिटर्न एक ऑप्शन रहेगा, डेट रहेगा। ठीक है, ये तो काम मेरा हो गया।
तो ये तो काम मेरा हो गया, लेकिन हम किताब इशू करेंगे तो किसको करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुक नंबर 1 आईडी ये, डेट ये इशू कर दिए, तो हम क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी वीक एंटिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच का रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे और स्टूडेंट का यूनिक जो मेरा एट्रीब्यूट है या बोलो की है, तुम्हारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, कुछ भी जो भी हमको हम बनाए हो, उसको उठा के रख लेंगे लाइब्रेरी में। ठीक है, मान लो आशीष आज किताब लेके चला गया, बुक इशू कराया, तो हम वहां पे लिख देंगे 9314 डेट, बुक का नाम, ऐसा करके। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी में आशीष का सिर्फ आईडी है और कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं रखे। बाद में हम उस 9314 को हम स्टूडेंट मास्टर टेबल से रिलेट करके हम आशीष का पूरा जन्म कुंडली निकाल लेंगे। जन्म कुंडली मतलब जितना डेटा है वहां पे वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी में जो आईडी हम डाले थे उसी को फॉरेन की बोलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी और टेबल का प्राइमरी की था। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि किसी टेबल का प्राइमरी की अगर रेफरेंस के लिए दूसरे टेबल में रखते हैं दोनों को, ताकि हम लोग मिला पाए दोनों को, हम एक बात कर पाए कि भाई ये वाला डेटा किससे है, जैसे लोन और पेमेंट में कर रहे थे, पार्शियल स्ट्रांग वाले में कर रहे थे। जरूरी नहीं कि पार्शियल स्ट्रांग में ही हो, सब जगह हो सकता है ये। ठीक है, बहुत जगह होगा, उसको बोलेंगे फॉरेन की। ठीक है, ओके। डिक्लेयर द फॉरेन की कॉलम इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत है तो उसको फॉरेन की को एप्लीकेबल यूज कीजिए। इन द गिवन डायग्राम एट्रीब्यूट कोर्स आईडी in the student entity is from course entity, hence add course id in the student table and assign a foreign key constraint. Course id and subject id in the lecture table forms the foreign key column, hence by declaring the foreign key constraint mapping between the table are established. बता रहे हैं कि हम कहाँ पे कोर्स आईडी और ये करेंगे। ठीक है, इसका भी एक रूल है, कैसे किसको किसको हम कहाँ पे फॉरेन की रखेंगे, इसको भी समझना है। कैसे समझेंगे? अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड है मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा फोन नंबर है, या तुम्हारा हॉबीज जो है वो 2-3 हॉबी है, एक सिंगल वैल्यूड तो हम एक कॉलम में रखेंगे। मल्टी वैल्यूड के लिए क्या करेंगे, हम अपने टेबल में मल्टी वैल्यूड के लिए कितना कॉलम बनाएं, और सारे एंटिटी के पास उतना वैल्यूड होगा उस एट्रीब्यूट का, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, मान लो कि हम फोन नंबर बना रहे हैं, हम फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, फोन नंबर 4, 4 कॉलम दे दिए। 4 कॉलम में तुमको 4 फोन रखना है, किसी का एक ही होगा तो 3 बर्बाद। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड को हम लोग सेम टेबल में जगह नहीं देते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है तो सेम में हम जगह ना देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक टेबल बना देंगे। अलग से एक टेबल बना देंगे जिसमें हम स्टूडेंट का हमको हॉबी रखना है, तो स्टूडेंट टेबल का जो प्राइमरी की है उसको उठा के यहाँ पे एज ए फॉरेन की रखेंगे और हम निकालेंगे कि भाई कितना कितना हॉबी है। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखते हैं 9786 शिवम लिखे, उसका लिखे भाई वो क्रिकेट भी खेलता है, गाना भी सुनता है। दूसरे कॉलम में सॉरी दूसरे रो में वो गाना भी सुनता है। तीसरे में उसको गार्डनिंग का भी हॉबी है। तो 3 रो बन गया हमारा 9786 शिवम का। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये 9786 प्राइमरी की था स्टूडेंट का, तो इसको मुझे फॉरेन की यहाँ पे रखे और हम नया टेबल बना दिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो हम नया टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, किसी का 1 हॉबी है तो 1 रो, किसी का 5 हॉबी है तो 5 रो। फोन नंबर में सोचो, किसी के पास 3 फोन नंबर है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, हम वहां पे लिख देंगे कि उसका आईडी और उसका फोन नंबर, आईडी फोन नंबर, आईडी फोन नंबर, आईडी, 4 फोन नंबर हो गया। बाद में हम एक क्यूरी रन कराएंगे और उसका चारों फोन नंबर हमको दिख जाएगा, हमको पता चल जाएगा उसका आईडी से फोन नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे मल्टी वाले।
ओके, तो मल्टी वैल्यूड जितना भी होगा वो सारा का सारा हम, अच्छा टेबल में कौन सा रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी सिंगल वैल्यूड होगा वही हम रखेंगे हम अपने टेबल में, क्योंकि एक कॉलम में एक रो में एक ही वैल्यू हो सकता है, एक ही वैल्यू हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो एक से ज्यादा वैल्यू टेबल अलग। A hobby in the student table is a multi-valued attribute. Any student can have any number of hobbies, so we cannot represent multiple values in a single column of the student table. We need to store it separately. Hence, we create a separate table, student underscore hobby. देखो, ये नाम हम अपने मन से दे रहे हैं, ये नाम अपने मन से दे रहे हैं, क्योंकि हम जो टेबल बना रहे हैं ये हमारा कोई एंटिटी सेट तो था नहीं, कोई एंटिटी हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला था नहीं, हम मल्टी वैल्यूड के लिए टेबल बना रहे हैं, मल्टी वैल्यूड के लिए टेबल बना रहे हैं। ऐसा होगा कि हम टेबल बनाएंगे उसके अलावा भी, तो ये वाला चीज हम अपने मन से बनाएंगे। हॉबी टेबल बना लो, स्टूडेंट अंडरस्कोर हॉबी बना लो, एस हॉबी बना लो, कुछ ही बना लो, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अंडर, ऐसा ही बनाएंगे अपने मन से, जो तुमको सुटेबल लगे उस नाम से एक टेबल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी रखेंगे और हॉबी रखेंगे कॉलम के नाम पे। ठीक है, वी क्रिएट ए कंपोजिट की यूजिंग बोथ द कॉलम। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और हॉबी जब हम बनाएंगे तो तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि सर स्टूडेंट आईडी तो रिपीट होने वाला है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी रिपीट होने वाला है, तो हम कैसे पहचानेंगे किसी कॉलम को यूनिकली? क्या क्रिकेट खेलना जो है दूसरा वाला कॉलम, अगर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये तो बहुत लोग का हॉबी हो सकता है ना, लिसनिंग म्यूजिक भी बहुत लोग का हो सकता है, आईडी भी रिपीटेड हो सकता है, मल्टी वैल्यूड है तो रिपीटेड होगा ही। ठीक है, तो दोनों का दोनों कॉलम रिपीटेशन वाला है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली किसी रो को? सवाल बनता है ना। हम लोग तो पहले ही बात किए थे कि अगर कोई एंटिटी सेट में कोई एंटिटी अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि हम उसको डेटाबेस में जगह नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग कंपोजिट की यूज कर रहे हैं। कंपोजिट की मतलब कि कीज तो है लेकिन दो कॉलम यूज करके हम की बना रहे हैं, दो कॉलम यूज कर रहे हैं तभी की बन रहा है। जैसे बैंक के लॉकर में, बैंक का जो सामान रखने वाला लॉकर होता है, वहां पे दो चाबी लगता है, एक चाबी मैनेजर लगाता है और एक चाबी अपना जो कस्टमर है उसका लगता है, दो चाबी लगता है तभी खुलता है। ठीक है, तो वैसा टेबल जिसमें किसी दो कॉलम को यूज करके हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस दोनों को मिला के बोलते हैं कंपोजिट की, है ना। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या बोल रहे थे जब उसको बांट रहे थे, तो इसको बोल रहे थे कंपोजिट, मतलब एक से ज्यादा को कंबाइन करके बना हुआ है। तो अब देखो स्टूडेंट आईडी ले लो और उसका हॉबी ले लो, ये जो पेयर है ये दोबारा नहीं मिलेगा डेटाबेस में, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट की। जब तक जब तुम लोग उधर से कुछ बोलोगे नहीं यस सर हाँ सर, तब तक हमको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा कि तुम समझ रहे हो कि नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए और उस सवाल भी आना चाहिए, समझ रहे हो ये भी हमको समझ में आए कि तुम समझ रहे हो, नहीं तुम और उसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, प्रिरंजन, शुभम, आशीष, वर्षा, ये तुम लोग थोड़ा जो बोलो ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। यस सर, समझ में आ रहा। आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हम लोग जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसको अलग टेबल में रख देंगे। इसके बाद एनी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मर्ज इनटू द सेम टेबल एज डिफरेंट कॉलम। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि वैसा कोई भी एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड हो सकता है, जो फर्दर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी कंपोजिट के जितना भी सिंगल में बदले सबको हम वापस अपने डेटाबेस में देंगे। इन अ डायग्राम, स्टूडेंट एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, इट हैज अ डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट एंड पिन। ठीक है,
these attributes are merged into a student table as individual column. बहुत obvious सी बात है। अगर हम नेम को बोलते हैं कि फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम नाम से ही कॉलम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस का ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम कॉलम सिंगल वैल्यूड का ही बना सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूड हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी कॉलम में। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस बात है कि तुम कहीं भी समझ सकते हो। हम लोग जो सिंपल एक्सेल में शीट जो बनाते हैं उसमें भी एक कॉलम में एक ही वैल्यू रखते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट था वी कैन इग्नोर अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हम लोग डिराइव्ड को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे कि एज हो गया, डेट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, इस तरह का कोई भी चीज तो डेटाबेस में पुराना होने पे, ओल्ड होने पे वो डेटा रॉन्ग हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वैसे एट्रीब्यूट को हम लोग डेटाबेस में जगह नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, और इग्नोर करने के बाद हम वैसा कुछ एट्रीब्यूट उसके जगह पे हम यूज करते हैं जो हमको उसको डिराइव रन टाइम में डिराइव करते हैं, मदद करें, है ना। जैसे एज है, तो एज जब देखे कि एज चाहिए हमको, तो एज मतलब तो चेंज हो जाएगा हर 6 महीना, साल भर में वो चेंज हो जाएगा, तो हम हर बार अपडेट तो करेंगे नहीं। तो एज को रन टाइम में हमको इवैल्यूएट करना है, तो क्या करें? डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, किसी आदमी का डेट ऑफ बर्थ एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो सिंगल है, सिंगल एट्रीब्यूट डेटा है, बहुत आराम से हमारा डेटाबेस में आ जाएगा। एक्सपीरियंस की बात है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग रख लेंगे, है ना। पहला नौकरी जब मिला था वो डेट रख लेंगे, जब चाहे तब हम टोटल एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे, उसको नहीं रखेंगे, हम उसके जगह पे वैसा कुछ एट्रीब्यूट रखेंगे जिसके आधार पे हम उसको डिराइव रन टाइम में डिराइव कर लें। इन द स्टूडेंट टेबल एज कैन बी डिराइव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय calculating the difference between the date of birth and the current date. Hence, we need not create a column for this attribute. मतलब एज के लिए हमको अब कॉलम क्रिएट नहीं करना है। ओके, इसके बाद यहाँ तक जो हम लोग देखे उसके आधार पे ये हम टेबल बना पा रहे हैं। यहाँ तक हमारा बन गया टेबल। These are the very basic rules for converting year diagram into table and the column and assigning the mapping between the table structure at this point could be as below. ठीक है, एरो जो हम बना रहे हैं वो एरो रिलेशन को दिखा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट और स्टूडेंट हॉबी, यहाँ हम मल्टी वैल्यूड का ये था, स्टूडेंट आईडी इसमें रख दिए हैं, तो ये टेबल इसके साथ अटैच हो गया, है ना। स्टूडेंट हैज हॉबी। ओके, इसके बाद कोर्स था, हमारा कोर्स था, और कोर्स स्टूडेंट कोर्स के साथ अटैच था, और कोर्स जो था हमारा, चूंकि हमारा कोर्स आईडी और कोर्स नेम यहाँ पे हम रखे हुए हैं इसको, और लेक्चरर जो था, लेक्चरर आईडी था, लेक्चरर नेम था। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर किस कोर्स को पढ़ा रहे हैं ये चीज नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, इस टेबल का कोर्स आईडी, मतलब कहने ना बीबीएम के टीचर हैं कि आईटी के टीचर हैं ये नहीं पता हमको, है ना। लेक्चर का उनका कुछ कोड होगा और उनका नाम है, तो ये हम कोर्स पे इसको डिपेंड कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कोर्स आईडी यहाँ पे रख लिए, तो पता चल गया कि हर, जैसे मान लो कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी जो होगा वो 1 होगा वो आईटी का है, और 2 होगा वो तुम्हारा मैनेजमेंट का हो गया। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि सारे आईटी टीचर कौन है, तो हम कोर्स आईडी बराबर 1 करके क्यूरी करेंगे, सारे टीचर हमको दिख जाएंगे। कोर्स आईडी बराबर 2 करके क्यूरी करेंगे तो सारे मैनेजमेंट टीचर दिख जाएंगे हमको। तो इस तरह से हम लोगों ने कोर्स आईडी इसमें एज ए फॉरेन की रखा। फॉरेन क्यों? इसमें वो प्राइमरी की था, और इस प्राइमरी की को उठा के हम दूसरे की में डालेंगे तो ये फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा ये एक टेबल बन गया अभी तक का जो इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से। यहाँ कोई कंफ्यूजन है बताओ, क्योंकि अब और आगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ के बाद वीक एंटिटी की बात, वीक एंटिटी अगर है तब उसको कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, हम लोग वीक एंटिटी में बहुत बात कर चुके हैं, बोर नहीं करेंगे तुम लोग को। वीक एंटिटी है तो जिस एंटिटी पे वो डिपेंडेंट है उसका जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी है उसका प्राइमरी की यहाँ रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है ना। वीक स्ट्रॉन्ग के लफड़ा में नहीं पड़ना है। अगर वो डबल रेक्टेंगल से दिखाया गया है, ठीक है, तो डबल रेक्टेंगल से दिखाने के मतलब ये है कि ये वीक एंटिटी है। ओके, वीक एंटिटी का हम लोग के केस में, हम लोग का ईआर डायग्राम में 2-3 रिलेशन था, ठीक है। वीक एंटिटी का 2-3 रिलेशन था। तो किधर वीक को स्ट्रॉन्ग किससे बनाना है ये दिखाने के लिए किसी दो एंटिटी के बीच में वीक एंटिटी है, इसलिए रिलेशन भी हमको वीक दिखाना पड़ता है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है। हम लोग का जो डायग्राम जिसको रेफर कर रहे हैं उसमें नहीं दिखाया गया है। तो अगर हम जो डायमंड शेप है उसको वीक बता दें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दो रिलेशन वीक है, तो हमको इसका प्राइमरी की इसमें डाल के इसको स्ट्रॉन्ग बना देना है ना। इसका वाला डाल के इसको स्ट्रॉन्ग बना देना। वीक एंटिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज टेबल। All the attributes of the weak entity forms the column of the table, but the key attributes represented in the diagram cannot be from the primary key of this table. We have to add a foreign key column, which would be a primary key column of its strong entity. This foreign key column, along with the key attribute column, that is the partial key, forms the primary key of that column. पहले से वहां जो की है, पहले से जो वहां की है, उस टेबल के हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाइंग करने के लिए सफिशिएंट है। बट अपने आइडेंटिफाइंग एंटिटी के साथ का वो इंफॉर्मेशन वो पूरा का पूरा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं पार्शियल की। इस की को लेके वहां जाएंगे, लगा देंगे फॉरेन की, ठीक है। अब वहां का प्राइमरी की कैसे बनेगा? यहाँ का फॉरेन की वहां का प्राइमरी की तो हो नहीं सकता है, लेकिन वहां का पार्शियल की पार्शियल था, उसको फुल करने के लिए हम फॉरेन की बना दिए। तब ये दो की मिलके, पहले का पार्शियल की ये फॉरेन की, दोनों मिलके कंपोजिट की का निर्माण करेगा, ठीक है। और दोनों की को कंबाइन रूप से अगर हम यूज करें तो हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में के लिए वो सफिशिएंट होगा। यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। इसको समझो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कोर्स आईडी और सब्जेक्ट, कोर्स आईडी और सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक बार हम रेफर करें, हम टेबल एक बार देखना चाहेंगे, ये डायग्राम देखना चाहेंगे। कोर्स और सब्जेक्ट, ठीक है, कोर्स और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है और सब्जेक्ट नेम है, लेकिन ये सब्जेक्ट किस कोर्स का है, मतलब मैनेजमेंट का है, कॉमर्स का है, या फिर आईटी का है, पीजीडीएम का है, किसका ये नहीं पता था हमको सब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए हम इसको वीक एंटिटी बता रहे थे। और वीक एंटिटी ने को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आइडेंटिफाइंग एंटिटी के एक प्राइमरी की को, एक नहीं, प्राइमरी की देखिए होगा, प्राइमरी की को अपने में जगह देना पड़ेगा। तो हम कोर्स आईडी को यहाँ कोर्स आईडी दे दिए। अब क्या हो गया कि हर सब्जेक्ट डेटाबेस में वो सब्जेक्ट आईडी तो होगा, सब्जेक्ट का नाम भी होगा और कोर्स आईडी भी होगा, समझ रहे हो। तो मान लो कि हमको जानना है कि बीसीए एकेयू में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा 3 साल में पढ़ाया जाता है, और अगर कोर्स आईडी अगर तुम्हारा 01 है, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाला टेबल से क्यूरी कर सकते हैं कि कोर्स आईडी 01 का सारा सब्जेक्ट बताइए हमको, तो सारा सब्जेक्ट का लिस्ट हमारा आ जाएगा बीके एकेयू बीसीए का, ठीक है। इसके पहले सब्जेक्ट में सब था, पहला लाइन में था C++, दूसरे लाइन में था इकोनॉमिक, और तीसरे लाइन में था तुम्हारा अकाउंटिंग, सारा सब्जेक्ट था उसमें लिखा हुआ। लेकिन वो सब्जेक्ट हम अलग अलग देखना चाहते हैं कि कौन सा आईटी का है, कौन सा मैनेजमेंट का है, तो हमको सब्जेक्ट आईडी सॉरी कोर्स आईडी उसमें ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये दिखा रहे थे कि इन आवर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज अ वीक एंटिटी, hence we create a table for it. Its attribute subject ID and subject name forms the column of this table. Although subject ID is represented as the key attribute. Subject ID है हमारा, है ना। सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट आईडी है, और सब्जेक्ट आईडी किसी सब्जेक्ट का दो तो नहीं हो सकता है,
है ना। अगर हम सब्जेक्ट आईडी 1 रखे हैं C++ का, तो C++ का फिर आगे 2 सब्जेक्ट आईडी नहीं होगा, और न ही सब्जेक्ट आईडी 1 किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, वो यूनिक होगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो पूछते बार बार, तो ज्वाइन करना ही है ना। ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। हम्म, सर आज ही टॉपिक खत्म कर दीजिएगा क्या? ये देखते हैं। डेटाबेस में तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, खत्म हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो समझने का टाइम भी दीजिए। तो अभी तक हम लोग ऐसा कुछ तो काम किए नहीं, जो समझाएं वही तो किए। अभी तक हम लोग नया कोई चीज नहीं पढ़े हैं, नया कोई चीज नहीं पढ़े हैं। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि एट्रीब्यूट कितने तरह का है, एंटिटी सेट कितने तरह का, रिलेशन कितने तरह का, वही तो बात कर रहे हैं। तो बताओ, कोई नया चीज पढ़े क्या आज? नहीं सर, नया नहीं है, उसी में। हाँ उसी में है। तो 1 घंटा का क्लास, तो 1 घंटा तो पढ़ोगे ना। नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा भी समझाएंगे तुमको। तो हम लोग कह रहे थे, हमको लॉजिक समझना है कि हम लोग जो ईआर डायग्राम बना रहे थे, उसमें जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, उसी को समझ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या करना था कि जितना सिंगल एट्रीब्यूट था वो उसको हम कॉलम बना देंगे, जितना रेक्टेंगल में था उसका टेबल बना देंगे, यही तो काम है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कोर्स और सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी तो सफिशिएंट था उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत में, लेकिन वो किस कोर्स का था ये नहीं पता था, इसीलिए इसको वीक एंटिटी बोल रहे थे। और वीक एंटिटी को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे कि अपने आइडेंटिफाइंग पे उसका जो मित्र है, जो स्ट्रांग है, उसका जो प्राइमरी की है उसको उठा कर लगा दिए इसमें। तो नहीं होता है कि कोई बड़ा जबरदस्त स्ट्रांग है, जैसे तुम्हारा देखो एग्जाम दिया उसका आगे, और मान लो कोई है वीक है, तो लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ जरूरत पड़ा तो बुला के ले अपना स्ट्रांग दोस्त को। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वीक एंटिटी था तो हम लोगों ने क्या किया कि तो म्यूट कर दो भाई, किसका ऑन है, कहाँ से आवाज आ रही है? राज बल्लभ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इसको स्ट्रांग बना दिए, कोर्स आईडी को जोड़ दिए वहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे 1:1, 1:1 तो कार्डिनलिटी कांस्टेंट है, जो हम लोग 1:1, 1:1 जो बना रहे थे, आखिर क्यों बना रहे थे, उसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना। डेटाबेस में बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि रिप्रेजेंटिंग 1:1 रिलेशन। 1:1 कहने का मतलब कि इस एंटिटी का एक एलिमेंट, एट मोस्ट इस एंटिटी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, ठीक है, ऐसा समझो। तुम्हारे बैच में किसी एक स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट हमसे पढ़ता है, और तुम लोग में से कोई दूसरा स्टूडेंट शुक्ला सर से पढ़ता है, ठीक है, तीसरा स्टूडेंट, मात्र एक स्टूडेंट सोनी सर से पढ़ता है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट और 3 सर, ठीक है, एक एक सब लोग पढ़ रहे हैं। अब हमको मेरे टेबल में मतलब टीचर टेबल में हमको वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि पुष्कर सर किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, शुक्ला सर किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और सोनी सर किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं।
ठीक है, क्योंकि 1:1 है तो एक ही स्टूडेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने टेबल में, मतलब टीचर टेबल में, हम एक फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं। तो पुष्कर सर का आईडी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और साथ में जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसका आईडी। शुक्ला सर वाले में भी सेम ऐसा ही एक आईडी, और सोनी सर वाले में भी एक आईडी। ये तीनों आईडी अलग अलग है, तीनों स्टूडेंट अलग अलग हैं। एक हम ये कर सकते हैं, तो हमको पता रहेगा कि हम किसको पढ़ाते हैं और जो बाकी सर लोग किनको किनको पढ़ाते हैं। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम एक और हो सकता है कि स्टूडेंट टेबल का बात करें। तो स्टूडेंट, तुम्हारा रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, फोन नंबर, सब कुछ है तुम्हारे स्टूडेंट टेबल में। और यहाँ पे एक टीचर आईडी फॉरन की बना दी है कि तुम किस टीचर से पढ़ते हो। तो जो हमसे पढ़ता था उसे मेरा आईडी, जो शुक्ला सर से पढ़ेगा तो शुक्ला सर का आईडी, जो सोनी सर से पढ़ेगा सोनी सर का आईडी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? हमको Yes, दो sir. टेबल के बीच का एसोसिएशन दिखाना है ना जी। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? बोलो, हम मेरे साथ शेयर करो जो प्रॉब्लम है बाबू। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। तुमको बताइए ना एक सिखा- बार। तुमको पढ़ना है, तुमको सिखाना है, और ऐसा सिखाना है कि तुमको दोबारा डेटाबेस कहीं और जाकर ना पढ़ना पड़े। मेरा तो मोटो वही है। अगर तुमको लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या समझ नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है, कुछ भी हो, तो हमसे एक बार शेयर करो। हम उसको अच्छे से समझाएंगे और दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। मैं क्या कह रहा था कि दो एंटिटी के बीच में 1:1 का रिलेशन है। एक एंटिटी एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ रिलेटेड है। वो इंफॉर्मेशन हमको दोनों में से किसी टेबल में चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमको टेबल में चाहिए। या तो हम स्टूडेंट टेबल में टीचर का आईडी रख दें, या टीचर के में स्टूडेंट का आईडी रख ले। कर सकते हैं ऐसा, Yes, sir. है ना? तो हम टीचर का टेबल देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन कौन से टीचर किस किस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। या फिर हम स्टूडेंट का टेबल देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सा स्टूडेंट किस किस टीचर से पढ़ रहा है। बहुत सिंपल सा बात है, एकदम एकदम सिंपल है। इसमें कहीं कोई नहीं समझ में आने वाली बात मेरे समस्या नहीं है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रही तो पूछो हमसे, ठीक है? तो जिस तरह से 1:1 का जो हमको जहां रिलेशन होगा, वहां क्या करेंगे? तो हम लोग जैसे बोले, वी हैव लेक्चर टीच स्टूडेंट रिलेशन, इट इज ए 1:1 रिलेशन। ठीक है, 1:1 रिलेशन अगर है तो 1 लेक्चर टीच ओनली 1 स्टूडेंट, सॉरी, लेक्चर और सब्जेक्ट के बीच में है। तो 1 टीचर टीच ओनली 1 सब्जेक्ट। अगर ऐसा रिलेशन है तो हम क्या करेंगे? या तो हम सब्जेक्ट वाले में वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन 2 वेज। पहला, क्रिएट टेबल फॉर बोथ लेक्चर एंड सब्जेक्ट, एड द प्राइमरी ऑफ लेक्चरर इन सब्जेक्ट एज अ फॉरेन की, या सब्जेक्ट का जो की है वो लेक्चर में डाल दो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। 1:1 में ये हमारे पास लिबर्टी है कि हम इसका फॉरेन की इसमें डाल दें, इसका प्राइमरी की इसमें डाल के फॉरेन की बना दें, या इसका प्राइमरी की इसमें डाल के फॉरेन की बना दें। दोनों 1:1 रिलेट हो जाएगा, क्योंकि 1:1 में कोई एक ही से होगा और हमारे टेबल में एक कॉलम देने का इजाजत है। एक हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, एक डेटा डाल सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. सब बोलो, जिसको समझ में आया सब बोलो यस सर, और जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो नो सर। यस सर, समझ गए। एक ही आवाज आया आशीष का। नो सर। कौन बोला नो सर? नो कौन बोला बताओ? प्रतीक, यस सर। क्या नहीं यस समझे सर, बाबू? समझ में समझ गए? ओके, तो 1:1 को हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे, इसका इसमें डाल दो या उसका इसमें डाल दो, दोनों को रिलेट कर देना है। दोनों इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा इस टेबल से देख के या उस टेबल से देख के। ठीक, इसके बाद यही काम हम किए, या तो फिर हम लेक्चरर आईडी इधर डाल दें या सब्जेक्ट आईडी इधर डाल दें। दोनों कंडीशन में मेरा ये एसोसिएशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद 1:n का था, 1:n। 1:n कहने का मतलब ये हुआ कि हम एज अ टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं।
हम ये बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं. कंसिडर स्टूडेंट एट लेक्चरर रिलेशन where each student taught by multiple lecturer. This is a 1:n relation. In this case, primary key of student table is added to the attribute of the lecturer table and form a separate table, that is primary key of the one quantity as added the foreign key. अब यहाँ देखो, हम टोटल 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं. सपोज करो देयर 100 स्टूडेंट which has been taught by me. तो हमको ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करना है. हमको ये डेटाबेस में स्टोर करना है कि मेरे द्वारा पढ़ने वाले 100 स्टूडेंट कौन हैं. ठीक, तो क्या मेरे टेबल में हम ऐसा कॉलम बना सकते हैं 100 स्टूडेंट का, सबका नाम यहाँ से वहां तक? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि 1:n है. तो तुम भी और आगे भी बहुत सारे टीचर होंगे जिनसे तुम पढ़ रहे होगे, तो हर स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा है, तो तुम्हारे टेबल में भी हम वो कॉलम नहीं क्रिएट कर सकते हैं. तब क्या करें? तब एक उपाय है कि हम 1:n रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम अलग से एक टेबल बना दें. हम अलग से एक टेबल बना दें जिसमें 1:n का रिलेशन हम दिखा पाएंगे. ठीक है, कैसे बनेगा? इन दिस केस प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल, प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल दैट इज योर आईडी इज एडेड टू द एट्रीब्यूट ऑफ लेक्चरर टेबल एंड फॉर्म ए सेपरेट टेबल स्टूडेंट लेक्ट. नाम तो हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेक्चरर टेबल जो है वहां उस लेक्चरर का आईडी और स्टूडेंट का जो प्राइमरी की है दोनों मिला के एक कंप्लीट टेबल बना देंगे और हम कहेंगे कि भाई ये हमारा 1:n हो गया. और अगर हम मेरा टेबल अगर हम देखना चाहेंगे कि मान लो कि मेरा जो लेक्चरर आईडी 1 है, तो हम सिर्फ क्यूरी करेंगे कि भाई सारे स्टूडेंट का लिस्ट दिखाइए जो लेक्चरर आईडी 01 से पढ़ते हैं, तो सारा का सारा स्टूडेंट हमको मिल जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम ये टेबल क्रिएट किए स्टूडेंट और लेक्चरर, स्टूडेंट एंड लेक्चरर. हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हम लोग यहाँ कॉपी कर दिए, तो सारा का सारा मेरा काम हो गया. ठीक है, लेक्चरर में हम लोग कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी और एक सेपरेट टेबल बना दिए. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया. चलो इसकी अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, बाकी दो और है, उसको हम लोग अगले क्लास में फिर से रिव्यू कर लेंगे एक बार. कितना हो गया? हाँ ठीक है सर हाँ आशीष. पीडीएफ डिवाइस दीजिए ना सर, बहुत छूट गया है मेरा लिखा हुआ, नहीं लिख पा रहे हैं. तो ये तो अब खत्म ही है बस. ठीक है, आज जाएंगे. ठीक है, तो प्रियरंजन और शुभम हो गया. अब एंड करते हैं क्लास. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, वेलकम. Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू, सेम टू यू.